नाज़रीन, अमेरिका से तारीखी इकदाम की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अमेरिकी रियासतों की जानिब से रेजोल्यूशंस पास की जा रही हैं और इसराइल को असलहा बंदिश जो है वो उस रेजोल्यूशन को पास किया जा रहा है कि इसराइल के लिए आर्म्स एम्बार्गो लगाया जाए, इसराइल के लिए असलहा जब वो बंद किया जाए, इसराइल के लिए जो रिवायती सपोर्ट है उसको, उस पॉलिसी को जो है वो खत्म किया जाए। और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है जो कि सबसे ज्यादा प्रोफाउंड लेवल की तब्दीली है, ग्रास रूट लेवल की तब्दीली है। हम सिर्फ न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे कि वहां पर पब्लिक ओपिनियन के हवाले से इतना बड़ा शिफ्ट आ रहा है, लेकिन अब बात सिर्फ न्यूयॉर्क की नहीं है। खबर यह सामने आ रही है कि कई एक रियासतों के अंदर ये तब्दीली आ रही है और पब्लिक ओपिनियन इस तरह से शिफ्ट हो रही है कि वो रिफ्लेक्ट कर रही है इलेक्शंस के अंदर वो कैंडिडेट्स जीतेंगे और जीत रहे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है जो इजराइल के ऊपर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। और रियासतें बाकायदा रेजोल्यूशंस पास कर रही हैं कि इसराइल के लिए असलहा एम्बार्गो लगाया जाए और इसराइल के लिए रिवायती जो सपोर्ट है वो खत्म किया जाए। और यानी इसराइल सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर रिलाय कर रहा है तो वो अमेरिका के ऊपर रिलाय कर रहा है। इसराइल सारे का सारा खड़ा हुआ है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका में ये इतनी बड़ी तब्दीली है कि देखें, अगर एक कोई सियासतदान है, एक वहां का कोई बासर कोई शख्सियत है, चाहे वो सदर है या नीचे कोई ओहदेदार है, तो अगर एक कोई ऐसा शख्स या एक ग्रुप उठ खड़ा होता है इसराइल के खिलाफ तो उसको दबा दिया जाता है। माजी में भी हमने ये देखा है। लेकिन अगर पब्लिक की सतह के ऊपर यह तब्दीली आ जाए और वो इलेक्शंस में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए कि कैंडिडेट ही वो जीतेगा जो इसराइल के खिलाफ खुलकर बात करेगा और या इसराइल का कम से कम हिमायती नहीं होगा, अगर वो वाले कैंडिडेट जीतना शुरू हो जाए तो पूरे का पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा ना। फिर आप कैसे लोगों को खरीदेंगे, फिर आप कैसे लोगों को दबाएंगे। तो वो जो पूरे का पूरा सिस्टम खड़ा हुआ था जिसमें एपेक थी, इजरायली लॉबी थी, अपनी मर्जी के कैंडिडेट्स लाए जाते थे, वो सारे का सारा सिस्टम हिल गया है। और ये इतनी तेजी के साथ ये तब्दीली आ रही है कि अभी इसको समझना भी मुश्किल है कि अमेरिका के अंदर इतने वाइड स्केल के पर, यानी सिर्फ न्यूयॉर्क की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकी तमाम बड़ी रियासतों की बात कर रहे हैं कि वहां पर पब्लिक ओपिनियन की यह तब्दीली आ रही है जिसका बराह रास्त असर इलेक्शंस पर पड़ने जा रहा है, अमेरिका की पॉलिसी पर पड़ने जा रहा है। भाई, अमेरिका की जो रिवायती पॉलिसी है वो कैसे चली आ रही है? वो कैंडिडेट्स मुंतखब होते हैं जिनको एपेक जो है वो फंड करती है, और हर कैंडिडेट, वो सेनेटर है, वो कोई भी ओहदेदार है, उसको जो है वो एपेक जो है वो फंड करती है। और एपेक जिसको फंड करती है, 4 कैंडिडेट्स हैं तो जो जिसको एपेक फंड करेगी वही जीतेगा। लेकिन अगर इजराइल के जो हिमायती कैंडिडेट्स हैं या एपेक के फंडेड कैंडिडेट्स हैं, अगर वो हारने लग जाएं तो फिर एपेक क्या कर लेगी, फिर इजरायली लॉबी क्या कर लेगी? भाई, वो जितवा कर ही अपने हक में पॉलिसी बनवाते हैं ना। तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टीज के अंदर शदीद तरीन अंदरूनी इख्तलाफात और पब्लिक की सतह के ऊपर डिससेटिस्फैक्शन और तब्दीली जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। इसके ऊपर हम स्पेशल इसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जो इसराइल के अंदर हो रहा है, सारी चीजें एक साइड पर, अमेरिका के अंदर होने वाली ये तब्दीली एक साइड के पर। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग खुद अमेरिका के अंदर जारी है, जो तमाम वाकयात का फैसला करेगी, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो अफ्रीका हो। एक एक चीज का फैसला अमेरिका के अंदर होने वाली ये जंग साबित कर सकती है। क्योंकि देखें, मिसाल ताइवान है, ताइवान अगर अभी तक चाइना नहीं ले सका तो किस वजह से नहीं ले सका? अमेरिका की वजह से नहीं ले सका, ठीक है ना। तो एक एक चीज का दारोमदार अमेरिकी एम्पायर के ऊपर है। अगर उसकी पकड़ कमजोर हो गई तो फिर तमाम चीजें बदल के रह जाएंगी। और कमजोर कैसे होगी? सबसे बड़ी चीज तो अंदरूनी इख्तलाफात होते हैं किसी भी एम्पायर के डिक्लाइन के अंदर। दूसरी बात यह है कि ओबामा और बाइडन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फर्म्स हैं, उनका किरदार एक्सपोज हो गया है। GHF जो ये सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है जो गजा में एड सीकर्स हैं उनके ऊपर जो हमले कर रही है, इससे पहले टोनी ब्लेयर का नाम आया, आज ओबामा और बाइडन का भी नाम आ गया है। तो ये देखें कितनी बड़ी बात है। और इससे आप अंदाजा लगा लें कि फलस्तीनियों को शिकस्त देने के लिए, फलस्तीनियों को खत्म करने के लिए, उनको सबाहस्ती से मिटाने के लिए, हमास को डिफीट करने के लिए, रेजिस्टेंस को, ईरान को डिफीट करने के लिए दुनिया का कोई ऐसा टूल नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, दुनिया के कोई ऐसे वसाइल नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा शैतानी मंसूबा नहीं है जो इस्तेमाल ना किया गया हो। कोई भी ऐसी चीज अब बची नहीं है कि इन्होंने इस्तेमाल नहीं की गजा पर, कोई ऐसा टूल जो रह गया हो जो इन्होंने इस्तेमाल ना किया हो। पूरी वेस्टर्न इलीट, पूरी वेस्टर्न कंपनीज एक एक चीज अब इसराइल की सपोर्ट कर रही है गजा को शिकस्त देने में, लेकिन इसराइल
इसमें कामयाब नहीं हो सका है, अपने डिक्लेयर्ड गोल्स के अंदर जब वो कामयाब नहीं हो सका है। और आप याद करें, हम हमेशा कहते रहे कि इजराइल ये जो जुल्म कर रहा है असल में वो अपने अंजाम को दावत दे रहा है। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन की तब्दीली यूरोप में आ रही है या अब अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी सतह के ऊपर आ रही है, किस वजह से आ रही? अगर इजराइल ने ये मजालिम ना किए होते तो ये तब्दीली ना आती। तो असल में इजराइल ने अपने अंजाम को दावत दी है। वो इस तकब्बुर के अंदर हैं कि अभी कौन सा मिडिल ईस्ट में किसी के पास जंगी हथियार हैं, अभी कौन सा किसी के पास इतनी बड़ी इकॉनमी है, अभी कौन सा किसी के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तो फाते तो हम ही रहेंगे। लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि सबसे बड़ा तो ये वाकया हो रहा है जो अमेरिका में हो रहा है, जो यूरोप के अंदर हो रहा है, जो पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट हो रही है। और पब्लिक ओपिनियन के सामने दुनिया का कौन सा सियासतदान, कौन सा लीडर जो है वो खड़ा हो सकता है। तो ये इस चीज को मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। इधर इजरायली आर्मी इतनी ज्यादा एग्जॉस्टेड है कि जो उनकी कमांडोज हैं उनको इन्फेंट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो उनकी स्पेशल इलीट फोर्सेस हैं जो स्पेशल मिशंस के लिए होती हैं, उनसे कई घंटे जो है वो ड्यूटी करवाई जा रही है और वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और फौज की चूंकि शॉर्टेज है तो इलीट और कमांडो फोर्सेस को इन्फेंट्री उसको कहते हैं जो पैदल मार्च करने वाले फौजी होते हैं उनको। तो कमांडो जिनका काम ही है कि हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, स्पेशल ऑपरेशन कर रहे हैं, 1-2 घंटों में काम समेट कर जाओ वापस, तो उनसे 12-12 घंटे जो है वो ड्यूटीज करवाई जा रही हैं। वजह क्या है? फौज की शॉर्टेज। तो अंदर ये है, इस सब को वो कवर कर रहे हैं कि नहीं हम तो तगड़े हैं, हम तो नाकाबिल तस्कीन है, हमारे पास तो जंगी हथियार हैं, फला फला। उधर टर्की जो है वो पहला इस्लामी मुल्क है जो ब्लू वाटर नेवी बना रहा है। ब्लू वाटर नेवी ये होती है इस वक्त जैसे अमेरिका की नेवी है, दैट इज ब्लू वाटर नेवी, और उसके बाद चाइना भी ब्लू वाटर नेवी बना रहा है, जिसमें आप सिर्फ अपने मुल्क का दिफा नहीं कर रहे होते, अपने वाटर्स का सिर्फ दिफा नहीं कर रहे होते, बल्कि आप दुनिया के बाकी कोनों में जाकर डिफरेंट ऑपरेशंस भी सर अंजाम दे सकते हैं। तो टर्की इज द फर्स्ट कंट्री जो कि ब्लू वाटर नेवी जो है वो बना रहा है। अच्छा, सीरिया में हालात काफी गंभीर हैं, वहां पर क्लैशेस हो रहे हैं, 9 लोग मारे गए हैं, दरूस भी उसमें शामिल हैं, उनके क्लैशेस हो रहे हैं, 9 लोग मारे गए हैं, दर्जनों जख्मी हैं। उसमें सीरिया जो है वो इल्जाम हिजबुल्लाह के ऊपर भी लगा रहा है, और यानी कि लोग मर रहे हैं वहां पर, इस तरह के क्लैशेस हो रहे हैं। तो सीरिया में भी गंभीर सूरत हाल है। सीरिया का मामला इस तरह का है कि वो कभी भी किसी भी वक्त बिगड़ सकता है, मुकम्मल खाने जंगी में भी बिगड़ सकता है। तो फिलहाल वहां पर क्लैशेस हो रहे हैं जो खतरनाक है, लोग वहां पर मर रहे हैं। अच्छा, अब जरा हम जो पहले रिपोर्ट अमेरिका से जो आ रही है वो आपके सामने रखेंगे। सारी नाज़रीन, जो बसात है वो उलटने जा रही है और अमेरिका इस वक्त मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। जब से इजराइल का इन्फ्लुएंस अमेरिका पर कायम हुआ है उसके बाद से लेकर आज वो दिन आ गया है। इस वक्त वो हम तारीख रकम होती हुई देख रहे हैं कि इजरायली लॉबी के दिन गिने जा चुके हैं। किसी एक शख्स को, किसी एक रियासत को, किसी एक ग्रुप को तो रोका जा सकता है, लेकिन पूरी अमेरिका की आवाम को रोका नहीं जा सकता है। और हम जानते हैं कि वहां पर सिस्टम्स कितने मजबूत हैं। वो कोई तीसरी दुनिया का मुल्क नहीं है कि जहां पर इलेक्शन रिग कर लिए जाएंगे, चीजों को बदल लिया जाएगा। अब देखिए कि एस्टैब्लिशमेंट तो ट्रंप के खिलाफ थी, ट्रंप फिर भी आ गया ना। तो आप इन मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में जब पब्लिक ओपिनियन तब्दील हो जाती है तो चाहे वो जितनी मर्जी वहां पर मजबूत लॉबीज हों, वो रोक नहीं सकती हैं अवाम के उस तूफान को, उस बदलाव को जो है वो रोक नहीं सकती हैं। तो जब से इजराइल कायम हुआ ये पहली बार इस तरह से हो रहा है और मौजूदा जो लीडरशिप है वो शदीद दबाव में है और कोई सियासतदान जो है वो इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर अब ये एक होता है एक क्रिटिज्म, पब्लिक का एक क्रिटिज्म है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो उसी रिवायती वोटर बिहेवियर के ऊपर होते हैं। अगर ये प्रोटेस्ट और क्रिटिसिज्म वोटर बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाए और रिफ्लेक्शन करना शुरू कर दे इलेक्शन में, तो फिर इसके सामने कोई सियासतदान कैसे टिक सकता है। तो वो जो पब्लिक ओपिनियन है, वो जो पोल्स हैं, वो जो क्रिटिसिज्म है, वो हमें इलेक्शन में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों के ऊपर यह दबाव है कि अगर वो इजराइल हिमायती कैंडिडेट्स लेकर आते हैं तो वो हार सकता है। और क्या अब वक्त आ गया है कि ये जो पार्टीज हैं वो इजराइल हिमायती कैंडिडेट ना लेकर आए, यानी ये भी तो फैसला करना है क्या वो इस बात को, इस रियलिटी को मान लें इलेक्शन से पहले ही। तो न्यूयॉर्क का इलेक्शन बहुत बड़ा एक मिसाल कायम करने जा रहा है और बहुत हद तक कायम कर भी चुका है। और ये इसने पूरी पॉलिटिकल जो एलीट है, जो इजरायली लॉबी है, इसको पूरी तरह से जब वो हिला कर रख दिया। नॉर्थ कैरोलिना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, नॉर्थ कैरोलिना ने अभी रेजोल्यूशन पास की है कि इजराइल के लिए असलहा की जो बंदिश है वो की जाए। और खासकर जो बाकी स्विंग स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट जो है इनको डिसाइडिंग स्टेट्स कहा जाता है, यानी एक है डेमोक्रेटिक
जो मेजॉरिटी वाली स्टेट्स हैं, एक है रिपब्लिकन मेजॉरिटी वाले स्टेट्स, एक है स्विंग स्टेट्स, यानी जहां पर जो जीतेगा वो आगे यानी कि फैसला कुन किरदार होगा। बाकी दोनों में जो रिपब्लिकन्स की हैं वो रिपब्लिकन्स जीतेंगे, जो डेमोक्रेट्स की हैं वो डेमोक्रेट्स जीतेंगे, लेकिन स्विंग स्टेट्स का पता नहीं होता कि वो कौन जीतेगा। तो स्विंग स्टेट्स के अंदर खासकर जो तब्दीली है, जो बदलाव है इजराइल के हवाले से, वो देखा जा रहा है। और अभी वहां पर सेनेटर्स के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके अलावा मेयर्स के इलेक्शन हैं, फिर मिड टर्म इलेक्शन आने जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी करनी है। लेकिन अब वो वहां पर रौला ये पड़ा हुआ है कि वो रिवायती इलेक्शन कैसे लड़ा जाए, यानी जो इजराइल हिमायती एपेक के फंडेड उनको कैसे लाया जाए। और हर जगह पर दो दो तीन तीन कैंडिडेट्स हैं, यानी रिपब्लिकन की एक जगह पर अगर एक सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन हो रहा है तो तीन तीन कैंडिडेट्स हैं, और उसमें एक यह है कि जो बहुत इजराइल का हिमायती है, दूसरा जो है वो कम हिमायती है, तीसरा जो है वो अभी को बात नहीं कर रहा। तो किसको लेकर आया जाए, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा वहां पर रौला पड़ गया। मैं हेडलाइन आपके सामने रखता हूं, पार्टी रिफ्ट ग्रो कर रही है एज नॉर्थ कैरोलिना डेमोक्रेट्स कॉल इजराइल अपार्थाइड। नॉर्थ कैरोलिना ने बतौर रियासत रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि इजराइल एक अपार्थाइड स्टेट है, एक ऑक्यूपेशन है। इजराइल कंट्री नहीं है, एक ऑक्यूपेशन है, नस्ल परस्त बुनियाद। अपार्थाइड कहते हैं जैसे साउथ अफ्रीका की जो वहां पर कॉलोनी थी, वहां से ये लफ्ज निकला था अपार्थाइड, यानी गोरों की वहां पर कालों के ऊपर जो है वो ब्लैक्स के ऊपर हुकूमत थी, वो अपार्थाइड थी। तो इसको भी उन्होंने कंट्री नहीं कहा बल्कि अपार्थाइड डिक्लेयर कर दिया और कहा कि इस्लाम बंदिश की जाए। ये अमेरिका से ये बात सामने आना, ये बहुत मतलब बस तारीख आप समझे कि रकम हो रही है, कोई यहां इस वहम गुमान नहीं कर सकता। तो आप जरा सोचें, वो फलस्तीनी जिनको अपनों ने बिट्रेल किया, वो वेस्ट के अवाम किस तरह से उनके साथ खड़े हो रहे हैं। गजा से शुरू होने वाली जंग अमेरिकी सिस्टम को हिला गई है। आप जरा अंदाजा तो करें यहां पर हो क्या रहा है, वो यूरोपियन सिस्टम को हिला गई है। ऊपर बैठी देखें, इस वक्त जो इलेक्टेड लीडरशिप है वो तो वही है जो इजराइल हिमायती है, वो तो उसी पैटर्न के तहत इलेक्ट होकर आई है। तब्दीली तो नीचे से अब आना शुरू हुई है। तो जो लीडरशिप वहां पर बैठी है वो इसलिए शदीद दबाव में है कि नीचे तो अब सारी चीजें बदल रही हैं, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं वो अभी भी वही हैं जो इजरायली हिमायती हैं। तो सिस्टम जो है वो पूरी तरह से हिल कर आ गया। अब जहां जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं वहां इवन आप देखिए ट्रंप को भी एंटी बाइडेन वोट पड़ा है, यानी बाइडेन चूंकि कसूरवार था जो कुछ गजा में हो रहा था, तो इस वजह से लोगों ने वोट दिया ट्रंप को, लेकिन ट्रंप ने भी आकर वही चीजें शुरू कर दी। स्टेट ने रेजोल्यूशन पास की है, इजराइल को कंडेम किया है, अपार्थाइड रूल इसको डिक्लेयर किया है, एक्सपोजिंग अ ग्रोइंग रिफ्ट, एक शदीद तरीन खलीज पैदा हो गई है विद इन अ पार्टी इन की मॉडरेट स्विंग स्टेट्स। एक रियासत में नहीं, किसी एक शहर में नहीं, किसी एक जगह में नहीं, कोई एक ग्रुप नहीं, बड़ी रियासतों में और खासकर स्विंग स्टेट्स के अंदर ये बड़ी खलीज पैदा हो गई है, जिसमें इजराइल की हिमायत से लोग जो है वो पीछे हट रहे हैं, अमेरिकन जो है वो पीछे हट रहे हैं, और ब्रॉडर नेशनल टेंशंस ये पैदा हो गई हैं जो कंप्लिकेट कर रही है डेमोक्रेटिक एफर्ट्स हेडिंग इनटू द मिड टर्म इलेक्शंस। अब वो रौला ये पड़ गया है कि देखिए कैंडिडेट्स अभी से जो है वो मुंतखब करने हैं, फिर कैंपेन क्या होगी, आपका मंशूर क्या होगा, वो आपने बताना है। तो वो रौला ये पड़ा हुआ है कि अवामी सतह पर तो चीजें बदल गई हैं, अब क्या करना है, क्या इस बात को अब एक्सेप्ट कर लिया जाए या उसी रिवायती बात के साथ और इजराइल की हिमायत के साथ आगे बढ़ा जाए। अगर इजराइल की हिमायत के साथ गए तो नीचे पोल्स तो कुछ और शो कर रहे हैं, और इस तरह से रियासतें रेजोल्यूशन पास कर रही हैं, और न्यूयॉर्क का इलेक्शन सामने है। तो ये मतलब अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा क्योस पैदा हो गया। आर्म्स एम्बार्गो इजराइल पर लगना चाहिए, और सिमिलर मूव्स बाय डेमोक्रेटिक पार्टीज इन अदर स्टेट्स, सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना में नहीं, बाकी कई रियासतों के अंदर इसी तरह की मूव्स जो है वो मैयर सामने आ रहे हैं। और न्यूयॉर्क में एक जो सबसे बड़ी मिसाल है, और नॉमिनेट किया गया है इजराइल का लॉन्ग टाइम क्रिटिक जोहरान ममदानी को, और इसके साथ जब वो मिशिगन के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, सेनेट का इलेक्शन मिशिगन के अंदर होने जा रहा है, जहां पर वोटर्स ने, जब ये मेन इलेक्शन हो रहा था ट्रंप का, तो यूएस पॉलिसी ऑन इजराइल इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था, मेड हेडलाइंस ड्यूरिंग द लास्ट प्रेसिडेंशियल प्राइमरी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मिशिगन जो स्टेट है यहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया बाइडेन की पॉलिसी के खिलाफ, और यहां पर ट्रंप जीत गया। और उसमें बहुत बड़ा किरदार क्या था, फैक्टर क्या था, कि इजराइल के खिलाफ वोट पड़ा था ट्रंप को।
अब वो तो ट्रंप आकर इजराइल की हिमायत में और आगे बढ़ गया ना। अब जरा ये बात कीजिए, साउथ मिडवेस्ट और लिबरल कोस्टल जो सिटीज हैं, यहां पर वाइडनिंग डिवाइड जो है वो देखी जा रही है। डेमोक्रेट जो बेस है, यानी एक डेमोक्रेटिक वोटर्स है ना, कई रियासतें उनकी हैं, तो वो जो उनकी बेस है और पार्टीज की इस वक्त जो इलेक्टेड लीडरशिप मौजूद है, उसमें शदीद एक डिवीजन देखी जा रही है। यानी जो लीडरशिप इस वक्त इलेक्टेड है, वो तो वही इलेक्टेड है ना जो पहले रिवायती इजराइल की हिमायती थी। तब्दीली तो अब आना शुरू हुई है। तो अब फटा यह बढ़ गया है कि जो लीडरशिप बैठी हुई है और एक रिवायती पॉलिसी है, वो तो इजराइल की हिमायती है, लेकिन अब नीचे तब्दीली आ गई है। जो डेमोक्रेटिक बेस है, जो वोटर्स हैं, वहां पर सूरत हाल बदल गई है। अब वो लीडरशिप को कह रहे हैं कि वो पॉलिसी बदलें, और साथ वो कह रहे हैं कि अगला जो बंदा आएगा वो वही मुंतखब होगा जो जोरान ममदानी जैसा होगा, यानी जो एक स्टांस लेगा इजराइल के खिलाफ, या कम से कम इजराइल का हिमायती नहीं होगा। और इंटेंसिफाई हो रही हैं डिबेट्स ओवर यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स इजराइल could derail the party's focus on core domestic issues like the economy। इतनी बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि पूरा इलेक्शन इस तरह से मुतासर हो सकता है कि इकोनॉमी और डोमेस्टिक इश्यूज साइड के ऊपर रह जाएंगे। अनबिलीवेबल। इसको कैसे बयान किया जाए कि अमेरिका के इलेक्शन में फलस्तीन का इशू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि जो कोर इश्यूज हैं डोमेस्टिक के, वो भी साइड के ऊपर रह जाएंगे। असल फैसला फलस्तीन के ऊपर होगा। ये वो फलस्तीन है जिसके वारसों ने अब्राहम अकॉर्ड कर लिया और फलस्तीन का एक लफ्ज भी शामिल नहीं किया। आप देखिए, जब कहीं पर जुल्म होता है और फिर उसकी असरात कैसे आते हैं, और अगर यहां पर सीजफायर हो जाता है तो फिर उसका फॉलोआउट मजीद क्या आएगा, आप जरा सोचिए तो सही। तो ये जो नेतन्याहू जिस रास्ते के ऊपर चला है ना, यकीन मानिए, एक तो है ना जज्बाती वाबस्तगी और आप बायस्ड हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्रिटिकल आप एनालिसिस करके देख लें, दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स को सुन लें, खुद इजरायली थिंक टैंक्स को सुन लें, ये तबाही का रास्ता दुनिया में कोई भी ऐसे सर्वाइव नहीं करता। और खासकर जब आप कॉलोनी हो, खासकर जब आप माइनॉरिटी में हो और उस रीजन में हो, उसकी मेजॉरिटी के ऊपर जुल्म ढा रहे हो, ऐसे दुनिया में किसने सर्वाइव किया मुझे बता दे। तो ये नेतन्याहू ने कोई अकलमंदी वाला रास्ता नहीं लिया। पोलराइजेशन जो है वो बढ़ रही है, शिफ्टिंग पब्लिक ओपिनियन, पार्टी टेंशंस। अब मिशिगन की हम जो बात कर रहे थे, मिशिगन में 13% जो वोटर्स हैं, 1 लाख के करीब जो डेमोक्रेट्स के वोटर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था बाइडेन का जो स्टांस था, यानी जब बाइडेन का टाइम था इलेक्शन से पहले, 1 लाख के करीब लोगों ने वहां पर, जो 13% पॉपुलेशन बनती है, जाहिर है इतनी ही डिसाइडिंग होती है जब इतना बंदा एक जगह पर खड़ा हो जाए, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बाइडेन ने उसको खाते में नहीं लिया। फिर इसी मिशिगन में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप वेंट ऑन टू विन मिशिगन एंड एवरी अदर की बैटल ग्राउंड। तो पूरी तरह से सफाया कर दिया ट्रंप ने रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स का, यानी बाइडेन की पार्टी का। वजह क्या थी, यानी आप जरा नोट करें, वजह कोई डोमेस्टिक इकोनॉमी ये नहीं, वजह यह थी कि वो इजराइल की मुखालफत कर रहे थे, इजराइल की पॉलिसी और जेनोसाइड की मुखालफत कर रहे थे, और बाइडेन की पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने ट्रंप को वोट दिया। तो इलेक्शन हो गया, ट्रंप आ गया, ट्रंप ने भी उनकी उम्मीदों के मुताबिक फैसला नहीं किया, यानी वो इजराइल की हिमायत से पीछे नहीं हटा बल्कि और आगे चला गया। तो अब मिशिगन के अंदर दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। तो अब मसला यह है कि अब क्या करेंगे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, क्या करेंगे। रिपब्लिकन्स तो जिस बात के ऊपर वोट लेकर गए थे वो काम नहीं किया, और डेमोक्रेट्स क्या अब वो फैसला करेंगे कि वो कैंडिडेट लेकर आएंगे जैसे जोरान ममदानी है। यानी उसमें हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे, हम इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा कैंडिडेट लेकर आएंगे जो इजराइल का क्रिटिक है, या कम से कम इजराइल का हिमायती नहीं है, या ट्रू अमेरिकन फर्स्ट है, ठीक है ना। रिपब्लिकन ने वादा पूरा नहीं किया और डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ तो ऑलरेडी वहां पर वोट पड़ा है, उनके खिलाफ तो ऑलरेडी वहां पर वोट पड़ा है। मिडिल ईस्ट डायलेमा हिट्स रिपब्लिकन्स टू, दोनों पार्टीज, सिर्फ डेमोक्रेट्स नहीं, दोनों पार्टीज। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात है कि अगर नॉर्मल हालात में ये तब्दीली आई होती तो हम महीना इसी को डिस्कस करते रहे कि अमेरिका में फलानी स्टेट में क्या हो रहा है, फलानी शहर में क्या हो रहा है, फलां बंदा क्या बात कर रहा है। तो हम एक पूरा महीना इसको डिस्कस कर सकते थे, ये इतनी बड़ी बात है। रिपब्लिकन्स टू हैव इंटरनल, वहां पर डिवीजन है, डिबेट है कि यूएस पॉलिसी इन मिडिल ईस्ट, खासकर ईरान जंग में और ज्यादा डिबेट वहां पर बड़ी है कि जंगे रोकने का नारा ये सारा लेकर आए थे और जंगे छेड़ तो रिपब्लिकन्स में ऑलरेडी। डेमोक्रेट्स है वो वहां पर मिशिगन और बाकी रियासतों में
कैंडिडेट्स कंपीट कर रहे हैं भाई, एक एक जगह पर 4-4, 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स होते हैं ना, और फिर उनका एक वोटिंग होती है इब्तदाई तौर पर डेमोक्रेट्स के अंदर कि भाई जो मेन कैंडिडेट कौन होगा। जैसे जोरान ममदानी का प्राइमरी इलेक्शन हुआ है ना कि ये हमारा मेन कैंडिडेट है डेमोक्रेट्स की तरफ से। तो अब यहां पर मुख्तलिफ रियासतों में, खासकर मिशिगन के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें दो मेन कैंडिडेट्स हैं जो ज्यादा जीतने के उम्मीदवार हैं, यानी दोनों डेमोक्रेट्स के हैं, जिनका अभी आगे चलकर इलेक्शन होना है कि पार्टी का मेन कैंडिडेट कौन बनेगा। आप जरा देखिए, इससे आपको बात समझ आएगी। एक जो कैंडिडेट है इसका नाम है हैली स्टीवन। ये लॉन्ग टाइम सपोर्टर है इजराइल का, ये भी कैंडिडेट है मिशिगन में, वहां पर सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। दूसरा जो कैंडिडेट है डेमोक्रेट्स ही का, वो अब्दुल अल सैयद है, और ये पहले हेल्थ डायरेक्टर के ओहदे पर रह चुके हैं इन वेन के अंदर, और हु हैज डिस्क्राइब्ड इजराइल एक्शंस इन गाजा एज जेनोसाइड। अब यहां से आपको बात समझ आ जाएगी। एक कैंडिडेट है डेमोक्रेट्स का जो इजराइल का लॉन्ग टर्म सपोर्टर है, दूसरा कैंडिडेट है जो इजराइल के इकदामात को जेनोसाइड डिक्लेयर कर चुका है। अब लाना किसको है? इजराइल के सपोर्टर को लाया जाए या जो इजराइल को तनकीद कर रहा है उसको लाया जाए? अगर इजराइल के सपोर्टर को लाया जाए, रिवायती तो पॉलिसी यही है, तो अगर आगे अगर अवाम जैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, वो तो इजराइल के खिलाफ वोट डाल रही है, ठीक है, तो फिर हार जाएंगे हम, यानी डेमोक्रेट सोच रहे हैं। और अगर इजराइल का जो क्रिटिक कर रहा है अगर उसको लाया जाए, तो फिर क्या अब वक्त आ गया कि इस रियलिटी को तस्लीम कर लिया जाए कि इजराइल की हिमायत अब नहीं चलेगी इस मुल्क में? देखें ना कितना बड़ा ये टर्निंग पॉइंट है, कितना बड़ा डिसाइडिंग पॉइंट है। पब्लिक ओपिनियन इन द यूएस हैज शिफ्टेड शार्पली अगेंस्ट इजराइल, और नॉर्थ कैरोलिना के अंदर ऑल्सो डिस्प्यूट है, क्योंकि वहां पर भी सेनेट की जो बैटल ग्राउंड है, जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, उसके अंदर होने जा रही है, और रिपब्लिकन विली निकल हैं, ये रन कर रहे हैं वहां पर, एंड स्पेकुलेशन अबाउट, और इसी तरह फॉर्मर गवर्नर रॉय कॉपर जो वो भी वहां पर कैंडिडेट हैं। तो नॉर्थ कैरोलिना जहां से रेजोल्यूशन पास होगी इजराइल के खिलाफ, वहां पर भी सेनेट का इलेक्शन, मिशिगन में, न्यूयॉर्क में ऑलरेडी हो रहा है, बाकी रियासतों में होने जा रहा है, फिर सबसे बढ़कर मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है। भाई उसका मंशूर क्या बनाना है, उसमें कौन से कैंडिडेट को आगे प्रमोट करना है, किस बयानिए को प्रमोट करना है, क्या इजराइल के ऊपर तनकीद करनी है? देखें, क्या इजराइल के ऊपर कैंपेन का आप आगाज कर रहे हैं ना, आप इकोनॉमी को मंशूर बनाते हैं, आप बिग ब्यूटीफुल बिल को मंशूर बनाएंगे, आप एप्स्टीन पर तनकीद करेंगे कि इन्होंने फाइल्स क्यों रिलीज की, कुछ भी आप बयाने बनाएंगे, क्या इजराइल पर तनकीद शुरू कर दी जाए? डिसाइडिंग पॉइंट सब सोच रहे हैं कि करना क्या है। नीचे चीजें बदल गई हैं, अवाम तो उसी को सपोर्ट कर रही है जो इजराइल को क्रिटिक कर रहा है, या फिर कम से कम इजराइल का हिमायती नहीं, और अमेरिका फर्स्ट वाला ट्रू बंदा है, क्योंकि ट्रंप के बारे में भी तो वो कह रहे हैं कि इसने बिट्रेल किया है, ये अमेरिका फर्स्ट का इसने नारा लगाया, लेकिन ये तो इजराइल फर्स्ट है, ठीक है ना। तो ये है वो अमेरिका के अंदर आने वाली तब्दीली। और मुझे बताइए, मिडिल ईस्ट में जो मर्जी इजराइल कर ले, जिस मर्जी पर बम गिरा ले, ये जितने बम गिराएगा, ये जितना ज्यादा जुल्म फलस्तीनियों के खिलाफ करेगा, उतनी वेस्ट के अंदर पब्लिक ओपिनियन बदलेगी। आज बर्तानिया से भी एक रिपोर्ट आई है, और वो वही अंजाम है जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। दुनिया में मामलात अच्छे नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, और इजरायलियों को अंदाजा हो रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है ना। आज बर्तानिया ने भी रिपोर्ट दे दी है कि बड़ी तशवीशनाक हालात हैं सोसाइटी के अंदर, और नेतन्याहू के जो इक़दामात हैं वो बहुत खराबी पैदा कर रहे हैं। ये आज बर्तानिया से रिपोर्ट सामने आई है। तो इन्होंने कोई हिफाजत का, सिक्योरिटी का, अमन का रास्ता नहीं लिया है। ये मैटर नहीं करती हैं चीजें कि अच्छा आपके पास जंगी हथियार हैं तो आप ही ताकतवर रहेंगे, और ताकतवर होने का मतलब ये नहीं है। आज के दौर में जब सारी दुनिया देख रही है, लाइव देख रही है कि क्या हो रहा है, कि आप जो है वो जेनोसाइड कर लेंगे, भाई ताकत है, आपको सबने मान तो लिया, अब्राहम अकॉर्ड कर लिया, ओस्लो अकॉर्ड कर लिया, ईरान को आइसोलेट कर दिया, सब कुछ तो कर दिया, तो यही ताकत थी ना। अब इससे आगे ये थोड़ी था कि वो फलस्तीनियों पे जेनोसाइड शुरू कर दी जाती, ये तो नहीं था भाई। आपकी ताकत को सबने तस्लीम किया। अब्राहम अकॉर्ड में उन्होंने फलस्तीन का नाम भी शामिल नहीं किया, ओस्लो अकॉर्ड में फलस्तीनियों ने मान लिया। 2017 में या गालिबन 18 में हमास ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को मान लिया, यानी एक तरह से इजराइल को तस्लीम कर लिया। इससे आगे मुझे बताइए क्या चाहिए था? तो ताकतवर होने का ये मतलब नहीं था कि वो जेनोसाइड करते,
ये इनको सोचना चाहिए था। और फिर हम जब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, और वो इतना एक चीज है कि हमेशा मिडिल ईस्ट ने इनको पनाह दी, हमेशा मिडिल ईस्ट ने इनको प्रोटेक्शन दी, इनको हमेशा वहां से मार पड़ी है, हमेशा यहां से इनकी हिफाजत प्रोटेक्शन मिली है, इनको सियासी इक्तदार में मिला है, इनको हर तरह से सपोर्ट मिली है। तो इन्होंने मिडिल ईस्ट में आकर ये काम करना था, जिसको ये हॉली लैंड कहते हैं, वहां पर आकर ये काम करना था। ये इनको जेब नहीं देता था। अगर ये किसी भी चीज का लिहाज करते, तारीख का लिहाज करते, आज की रियलिटीज का लिहाज, क्या वर्ल्ड वॉर 2 में जब ये आ रहे थे तो क्या फलस्तीनियों ने इनको वेलकम नहीं किया था? अपने दरवाजे क्या इनके लिए नहीं खोले थे? इनको थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए था। अच्छा, अब आप देखिए कि मर्सनरी फर्म टाइड टू गाजा वॉर क्राइम्स हायर्स ओबामा एंड बाइडेन पीआर ऑपरेटिव्स। डेमोक्रेट्स की और बाइडेन और ओबामा की एक पीआर फर्म है, यानी इससे अलाइन है, डेमोक्रेट्स के साथ अलाइन है, ओबामा और इसके साथ, बाइडेन के साथ, वो जीएचएफ में इन्वॉल्व है। सबका कच्चा चिट्ठा खुल रहा है, सब जो है वो यहां पर एक्सपोज हो रहे हैं। और इसमें पेंटागन, बाइडेन टाइम में पेंटागन का जो स्पोक्स पर्सन था वो इसमें काम कर रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्पोक्स पर्सन था बाइडेन दौर में, वो इसके अंदर जो है वो काम कर रहा है। और इजराइल की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी इसी पीआर फर्म की क्लाइंट है, वो जीएचएफ के लिए काम कर रही है। और जीएचएफ आप जानते हैं कि किस तरह से गोलियां चला रही है। तो एक एक बंदा एक्सपोज हो रहा है। और टर्की नाज़रीन जो है वो ब्लू वाटर नेवी बना रहा है। टर्की इज एक्टिवली डेवलपिंग अ ब्लू वाटर नेवी केपेबल ऑफ प्रोजेक्टिंग पावर far from its coast as part of its broader maritime strategy and regional ambitions। तुर्की और ईरान का अलायंस भी आगे बढ़ रहा है। तुर्की एक ब्लू वाटर नेवी भी बना रहा है, फिर जंगी हथियारों के ऊपर भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी बना रहा है, फिर F-35 की डील भी चल रही है। इजिप्ट जो है वो चीन से असलहा ले रहा है, और यूएई भी चीन से बात कर रहा है, और भी इस्लाम मुल्क जो है वो चीन से बात कर रहे हैं। ईरान को शायद किसी भी वक्त जो फाइटर जेट्स हैं उसकी डिलीवरी पहुंच जाए। तो इजराइल ने देखें पिछली सेंचुरी में सबको तबाह किया, अब ये इन कौमों का दोबारा से रिटर्न हो रहा है। तो इजराइल का जो रास्ता ना कि हम डोमिनेशन हासिल करेंगे और हमेशा डोमिनेशन के साथ यहां पर सर्वाइव करेंगे, वो फेल हो चुका है। एंडलेस वॉर जो है वो इजराइल को मजीद सर्वाइव नहीं कर सकती। और अब नोट करें, वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न इकोनॉमी वो इन जंगों को अफोर्ड नहीं कर पा रही है। और जो इजराइल का रास्ता है वो तो ये पूरी सेंचुरी भी जंगें खत्म नहीं होंगी। वो ईरान को तबाह करेंगे, कोई और पावर राइज कर जाएगी, वो हूतीस को तबाह करेंगे, कोई और रेजिस्टेंस आ जाएगी, वो हमास को तबाह करेंगे, कोई और आ जाएगा। ये पूरी सेंचुरी जंगें चलेंगे जिस रास्ते के ऊपर इजराइल है। अगर इजराइल मिसाल के तौर पर कोलैप्स नहीं होता जैसे वो 70 साल 75 साल से कर रहा है, अगर इसी तरह, तो ये सेंचुरी जंगें खत्म नहीं होंगी। ये तो वो रास्ता है जो इजराइल ने लिया, एंडलेस वॉर्स। क्या इजराइल ये अफोर्ड कर सकता है? क्या यूरोप की सोसाइटी और इकोनॉमी अफोर्ड कर सकती है? क्या ट्रम्प अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, उसकी सोसाइटी और इकोनॉमी अफोर्ड कर सकती है? ऊपर बैठी लीडरशिप तो कुछ भी फैसला कर ले, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। ये बात हो गई। और यहां पर इजराइल को फौज की इतनी शॉर्टेज है कि जो उनके कमांडो हैं, उनके जो इलीट यूनिट्स हैं, उनको इन्फेंट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे वैसा काम लिया जा रहा है, और 12-12 घंटे जो है वो उनसे ड्यूटी करवाई जा रही है। और ये उनकी ट्रेनिंग में भी नहीं है कि 12-12 घंटे इन्फेंट्री की तरह ड्यूटी करना। और वजह क्या है? शदीद शॉर्टेज है। इलीट फोर्सेज आर परफॉर्मिंग infantry unit task due to shortage after the killing of and wounding of Israeli soldiers। ठीक है, ये काफी लंबी चौड़ी डिटेल है, लेकिन मुख्तसरन हमने आपके सामने रखा है। तो फौज की ये हालत है जिसमें वो ऊपर से बम गिरा रहे हैं और साथ जीएचएफ को इस्तेमाल कर रहे हैं, और खाना रोककर, मेडिसिन रोककर, खाने में जहर मिलाकर ये इस तरह से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका नतीजा आ चुका है नाज़रीन, उसका नतीजा आ चुका है। जो अमेरिका में हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा है, पूरे का पूरा सिस्टम हिल के रह गया है। और ये सिस्टम इतना मजबूत था, ये ऐसे हिल नहीं सकता था। वहां पर चाहे कोई बड़ी से बड़ी तहरीक उड़ जाती, ऐसे नहीं हिल सकता था। तो गजा के बच्चों की जो तस्वीर हैं उसने हिला के रख दिया सबको। तो ट्रंप बैठा जो भी फैसले करता रहा, अब उसने दोबारा से कोई ग्रीन लाइट दिया ईरान पर हमले की या गजा पर जारियत को जारी रखने की, जो भी उसने फैसला किया है वो सस्टेनेबल नहीं है। वो अमेरिका की सोसाइटी को और ज्यादा आप देखें कि वो पब्लिक ओपिनियन में तब्दीली लेकर आ रहा है। तो ये फैसले सस्टेनेबल नहीं है। बाकी जहां तक उनकी ताकत है, वो ताकत तो सब मानते हैं, इसी ताकत पर तो सब उनके साथ खड़े हुए थे और वो ताकत इस्टेब्लिश हो गई थी। लेकिन उस ताकत से मुराद ये नहीं था कि वो आज के दौर में भी ये करते।
तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया आपने। राज रगा करें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।